अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब everybody, welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. How is it going? By the way, Abdullah, सर्दी sort of थोड़ी मौसम का बदलना कह लें कराची वालों के लिए, सर्दी तो जब आएगी तब आएगी, तो वो हो गया है। आज मुझे बिल्कुल लगा खुनकी महसूस होना शुरू हो गई है और आपको पता है गैस के मसाइल तो अपनी जगह बरकरार हैं। मुल्क के मुताद्दिद शहरों और मुताद्दिद शहरों के मुताद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस बिल्कुल सर्टनली नापैद हो चुकी है। इतनी नापैद है कि रोटी बनाना भी मुहाल है। और मैं तो कल एक और मसले से नबर्द आजमाऊं। ये जो इन्वर्टर एसी होते हैं, भाई कितने नापायदार होते हैं। इन्वर्टर या वो जो कन्वर्टर? इन्वर्टर एसी जो होते हैं, आपको याद है हमारे पहले वाले जो एसी होते थे, 20-20 साल एसी लगा रहता था, किसी को पता ही नहीं लगता था ये खराब भी होते हैं। हाँ, लेकिन वो हुआ बहुत अरसा हो चुका है। I'm talking about the normal split units, not the inverter ones, but ये inverter ones कभी मैं एक एसी कराने की 3-4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ और कभी उसमें कोई एक एरर आता है और कभी कोई दूसरा एरर आता है, तो अब तो मैं उससे दिल बर्दाश्ता हो गया हूँ। लेकिन दिल बर्दाश्ता होने के लिए इस मुल्क में माशाल्लाह मवाद की कमी नहीं है, जैसा कि गवर्नर स्टेट बैंक का बयान सुन के भी दिल बर्दाश्ता हुए। और ये बिल्कुल वैसे ही मंतक है कि जनाब अगर आटा महंगा हुआ है तो क्या हुआ, ये जो फ्लावर मिल मालिकान हैं ये भी तो हमारे भाई हैं, इनको तो फायदा हो रहा है ना। ये वो बातें हैं जिनकी अभी हमने डिटेल में एक्चुअली तफसील करनी है और बहुत सी और चीज़ें भी हैं जो हम कह सकते हैं। लेकिन कुछ विजुअल्स आपको ज़रूर दिखाना चाहते हैं जो कि मस्जिद हरम, मस्जिद नबवी, आपको पता है ना कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग जो 1.5 साल से चल रही थी और बहुत स्ट्रिक्ट थी, बल्कि उम्रा हज तो आप जा भी नहीं सकते थे, सब कुछ बदल गया है। अब वो स्टिकर्स भी इन्होंने हटा दिए हैं कि आपको जनाब, और ये सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होने के बाद आज सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होने के बाद है पहला जुमा और उससे पहले फजर भी हो चुकी है, फजर की नमाज भी अदा की गई है। आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग का सिलसिला तो खत्म हो गया है और नमाजियों की सहूलत के लिए मजीद 50 दरवाजे। दिस वुड बी द फर्स्ट फ्राइडे जब पाबंदियों में नरमी के बाद आज मस्जिदुल हराम में नमाजी ये जुमा पढ़ेंगे। और वैक्सीनेशन सर्टनली लाजमी है, मास्क पहनना भी लाजमी है, बट नो सोशल डिस्टेंसिंग एज सच इज रिक्वायर्ड। और कैपेसिटी जो एक मुकर्रर थी उस पर भी कदगन, उस पर भी जो पाबंदी थी वो हटा दी गई है। जनाब, ज़बरदस्त ये फन फील्ड ट्रांसमिशन तो हम देख रहे हैं कल से, जिसका बाकायदा आगाज़ हुआ है जियो न्यूज़ पर। बस ये एक देख के मुझे इंप्रेशन लगा कि शायद वर्ल्ड का फीफा की बात हो रही है, क्योंकि वो पीछे फुटबॉल वाले डब्बे ज़रा ओवरवेलमिंग लग रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। क्रिकेट और बाकी जो गेस्ट को देख के आपको पता नहीं चला कि किस चीज़ की बात हो रही है, तो ये इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू वॉच दिस एवरी डे एक्चुअली, और ये थ्रू आउट जब ये वर्ल्ड कप चलेगा। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट जो हमारी टॉप स्टोरी है कि ये क्या हो रहा है। जनाब, मैं बताऊं अगर आपकी इजाज़त है तो। मुल्क में महंगाई रिकॉर्ड बना रही है और डॉलर की कीमत पहले दिन हुकूमत के हाथ में नहीं आ रही। पहले ही दिन से आलमी जरीदे बता रहे हैं कि महंगाई के एतबार से पाकिस्तान 43 मुल्कों में चौथे नंबर पर आ गया है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हमारी हुकूमत के पास हर मसले का हल भी है और मंतक भी मौजूद है। कल इंटरबैंक में $1 174 रुपए से भी ज्यादा महंगा हुआ, लेकिन हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ने ऐसी बात कह दी है कि माशी माहिरीन भी हैरान है, परेशान है। रज़ा बाकर साहब क्या फरमाते हैं ये आप खुद सुन लीजिए। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। अब मैं आपको इसका क्वांटम बताना चाहता हूं ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाएं कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान, लेकिन कुछ लोगों का फायदा है। अगर कोई सियासी वजीर, कोई मुशीर, कोई तर्जुमान इस तरह की बात कर रहा होता ना, तो तब भी इट वुड नॉट हैव मेड सेंस, बट इवन देन आप उसको डाइजेस्ट कर लेते। लेकिन ओहदा देखिए, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हमारी करेंसी के ऊपर इस शख्स के दस्तखत मौजूद हैं जो करेंसी हमारी आपकी जेब में है, और ऐसा लग रहा है कि ये तौजीहात पेश कर रहे हैं या ये इनकरेज कर रहे हैं कि रुपया जिसके ऊपर इनके दस्तखत मौजूद हैं वो डी वैल्यू हो रहा है। तो क्या हुआ, क्योंकि कुछ लोगों को उसका फायदा हो रहा है। थोड़ा सा मैं आई प्ले द डेविल्स एडवोकेट, सिर्फ ये आपको साथ साथ याद दिला दूं, ये इन्होंने स्टेटमेंट जो दी है ये पाकिस्तान में बैठे नहीं दी, ये लंदन गए हुए हैं और लंदन में इनका
एक डिनर बेनिफिट था जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी, देखिए एक ऑडियंस भी थोड़ी सी मैटर करती है। नो, आई एग्री विद व्हाट यू सेड, लेकिन आप लोगों को पूरी बात बताना बहुत ज़रूरी है। सो ही इज़ एक्चुअली टॉकिंग टू द पीपल जो बाहर रहते हैं। Anybody तो who would उनके लिए understand the ABC of economics would understand कि एक मुल्क की मजबूत मईशत, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी हो चाहे पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हो, सभी को अजीज होती है। वी आर ऑन द सेम पेज। सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। आगे भी आपको और भी बातें बता दें कि एक अंदाजे के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो लगभग 90 लाख है, जबकि यहाँ 22 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। और अगर डॉलर बढ़ना इतना ही फ़ायदेमंद होता तो वज़ीर आज़म यूं ना परेशान होते। ज़रा सुने उनका क्या कहना है। और स्टेट बैंक ने ये जो फैसला किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं चाहता था कि 100 डेज के ऊपर पहले गुफ्तगू हो जाती है, थोड़ा बाद में भी फैसला हो सकता था। मुझे तो नहीं पता था, अगर मुझे होता तो मैं उनको शायद कहता और तरह करें, शायद डिले करके करें, स्टैगर कर दें। खैर ये पहली बार नहीं हुआ है। वजीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई और मुशीर वजीर आज़म रज़ाक दाऊद भी डॉलर की कदर बढ़ने के फ़वाइद गिनवा चुके हैं। डॉलर ऊपर चढ़ा है, उससे हमें फ़ायदा हुआ है। हमें फ़ायदा ये हुआ है कि एक तरफ उसकी कास्ट 3 अरब बढ़ गई, दूसरी तरफ हमें 3.5 अरब, 3.25 अरब तक उसकी सेविंग हो गई, क्योंकि हमने तो पेमेंट पाकिस्तानी रुपीज़ में करना है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये जो करेंसी डिवैल्यूएशन हम लोगों ने किया, इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, वो इंशाल्लाह आइंदा 5 महीनों में वो आ जाएगा। चलिए, ये आपने सुन लिया, लेकिन आपको ये कुछ और भी सुनाना चाहते हैं। पीटीआई जब ऑपोजिशन में थी तब डॉलर की कीमत में इजाफे पर वजीर आजम इमरान खान क्या कहते थे, वो भी सुन लें। जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था, आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है। कौम गरीब हो गई है। जब 1 रुपया डॉलर के सामने गिरता है, आपको पता है आपके ऊपर कितना कर्जा चढ़ता है? 100 अरब रुपया पाकिस्तानियों पे कर्जा चढ़ता है जब डॉलर के सामने रुपया 1 रुपया गिरता है। यानी 2018 में कौम गरीब हुई थी और अब 2021 में कौम गरीब तरीन हो चुकी है, क्योंकि कंगाल हो चुकी है, फ़कीर हो चुकी है, क्योंकि 125 रुपया अगर आपके बैंक में पड़ा था, अब 174 रुपया अगर आपके बैंक में पड़ा था तो उसकी कीमत रह गई है 125 रुपये। तो आप सोच लीजिए कि 13 और 18 का डिफरेंस क्या था, यानी कि ऑलमोस्ट 25 रुपये, और फिर 18 और 21 का डिफरेंस क्या है, 50 रुपये। अच्छा, ये सारे कंपैरिजन बताने का मकसद ये होता है कि उसी तरह तड़पे ना अब भी, जो तब तड़प थी कि ये क्या हो रहा है और कौम जो है गरीब होगी, अब क्यों इसकी जस्टिफिकेशंस दी जा रही हैं, इस बात पे ज़्यादा तकलीफ होती है। और 1 रुपया जब गिरता है डॉलर के मुकाबले में तो कर्जों में कितना इजाफा हुआ है, होता है, ये तो आपने सुन लिया है वजीर आज़म साहब से। और खैर बहुत से हक़ाइक़ हैं जिस पे बात की जा सकती है। फवाद चौधरी साहब भी, वैसे तो हर कोई अपने मुनफरिद मंतक के साथ सामने आता है, लेकिन कोविड के दौरान पूरी दुनिया में जॉबलेसनेस हुई, पाकिस्तान में भी 2.5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन फवाद चौधरी साहब एक वाहिद वजीर हैं या शायद वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्हें लग रहा है कि जनाब 1 करोड़ नौकरियां देने से बात बहुत आगे निकल चुकी है। सुने, 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुका है काम। 40,000 नौकरी तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने नौकरी दी है। जो लोग बाहर गए हैं, तकरीबन 16.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो हैं वो गए हैं। अच्छा, ये तो एक बात थी, या फिर और मशवरे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि कौम 2 के बजाय 1 रोटी खाए और टमाटर के बजाय दही इस्तेमाल कर ले। कितनी सी बात है। अगर आप सोच रहे हैं कि मामला यहाँ पे ख़त्म हो गया है और इस बात की मज़ीद तौजीहात नहीं पेश की जा सकती तो आप गलत हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे मौजूद जो हर मामले में एक्सप्लेनेशन देंगे और जो भी कहा जाए चाहे वो गलत हो उसको सही बनाकर पेश करेंगे। खैर हमारे पास माशी तज्जियाकार फरहान बुखारी साहब मौजूद है और तर्जुमान मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है।
स्टार्ट करें। मुजम्मिल असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे टाइम निकाला है और आपको पता है कि बड़ी ही गर्मा गर्म डिस्कशन भी है इस पर और कुछ ऐसी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, हम चाहते हैं कि कुछ क्लैरिटी हो जाए और ख़ास तौर पे आपकी तरफ से, वजारत ख़जाना की तरफ से कुछ क्लैरिटी हमें मिल जाए। तो ये मुजम्मिल साहब सबसे पहले तो बता दें कि वजारत ख़जाना को डॉलर का ऊपर जाना कैसा लगता है, अपनी कोई आप स्टेटमेंट दीजिएगा। देखें, पहली बात तो ये कि ये वजारत ख़जाना जो है पिछली तमाम वजारत ख़जाना से मुख्तलिफ है और अच्छा किया आपने कि फरहान बुखारी साहब भी साथ बुलाए हुए हैं, तो वो तस्दीक करेंगे कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंटली जो है काम कर रहा है। माजी में हम ये देखते थे कि वजारत ख़जाना का बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट होता था, इंटरवेंशन होती थी स्टेट बैंक के कामों में, अमल दरा वो उनकी चीज़ों में। तो ये तो चीज़ जो है इस हुकूमत में सबसे जो जिसे कहते हैं मुनफरिद हुई, जिसको दुनिया में भी अप्रिशिएट किया जाता है कि स्टेट बैंक को वजारत ख़जाना के ज़ेर असर नहीं होना चाहिए। और मुझे आया हुआ 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और मैंने काफ़ी मीटिंग्स अटेंड की और ये बाकायदा ये चीज़ मैंने महसूस की कि स्टेट बैंक के गवर्नर जो भी उनकी पॉलिसी है, चाहे शरह सूद की, एक्सचेंज रेट की है, वो उसको इंडिपेंडेंटली रन करते हैं। तो ये तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंटली रन नहीं करेंगे और हुकूमत या फाइनेंस मिनिस्टर के कहने पे वो रन करेंगे तो 2018 वाले एपिसोड्स होंगे, एकदम आपका ख़जाना खाली हो जाएगा। आप जो है स्टेट बैंक के गवर्नर की हैसियत से ये बात कहना कि डॉलर जब बढ़ता है तो पाकिस्तानियों को या चंद पाकिस्तानियों को फ़ायदा होता है, ये जिस स्टैचर पे या जिस पोजीशन पे मौजूद हैं, डू यू थिंक इट मेक्स सेंस? उन्हें ये बात कहनी चाहिए थी। मुझे हुमा की बात बहुत अच्छी लगी और आई थिंक शी हैज़ मेड अ वेरी सेंसिबल पॉइंट कि वो किस कम्युनिटी के साथ बैठे हुए थे, उनका ऑडियंस क्या था और वो एड्रेस क्या करे थे। ही वॉज सिटिंग इन ओवरसीज पाकिस्तानी, अमंग ओवरसीज पाकिस्तानी। वो रोशन डिजिटल अकाउंट की एक जिसे कहते हैं सेरेमनी हो रही थी, ये डिनर था, उसमें बैठे हुए थे और एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। लेकिन साथ साथ में एक बात आपको जो है तर्जुमान से हटके, क्योंकि मैं हमेशा से आप लोगों के साथ तज्जियाकार भी आया हूँ, जो कल से लोगों ने इस बात को पकड़ के बैठ गए हैं वो ठीक है। मैं कहता हूँ कि चलें, आपने बात की, दिल आज़ारी लोगों की हो गई होगी जिनको डॉलर की जरूरत थी और वो महंगा यहाँ पे हो गया, लेकिन डॉलर के वीक होने से और रुपये के वीक होने से जरूरत थी वो महंगा यहाँ पे हो गया। आपको नहीं लगता कि डॉलर के बढ़ने से मुल्क में महंगाई का एक तूफान आता है? You really don't think so? अब्दुल्ला, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट, इफ यू लेट मी स्पीक। जी सर, प्लीज लेट मी स्पीक। आई लिसन टू योर प्रोग्राम, 10 मिनट मैं भी बैठ के सुन रहा था ना, जी, तो अब मुझे भी 2 मिनट बोलते थे भाई, ठीक है ना। तो जो ये कहते हैं कि अगर रुपया घरने से जो है 22 करोड़ आवाम जो है पूरी हिट कर जाती है, तो ऐसा भी नहीं है। एक्सपोर्ट बिजनेस जो है उससे फ्लरिश करता है। उसके अलावा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है इससे मतलब जो है इनकरेज होती है, अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। ठीक, You have made your point. फरहान बुखारी साहब को। अच्छा, फरहान बुखारी साहब, मुजम्मिल साहब आप हमारे साथ ही रहें और फरहान बुखारी साहब से यही सवाल पूछेंगे और यही कॉन्टेक्स्ट भी लेना चाहते हैं। फरहान साहब, गवर्नर स्टेट बैंक का बयान जिस पे हम बात कर रहे हैं वो आ गया है और ऑब्वियसली डॉलर महंगा होने की जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं और कुछ लोग ऑब्वियसली मौज भी उड़ा रहे हैं इस बात पे, उनका ये कहना है। तो आप गवर्नर साहब की नज़रिए से मुत्तफिक हैं? यू अग्री विद व्हाट ही सेड? हमारे जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं रज़ा बाखर साहब, वो बोलते बहुत हैं, टीवी चैनल्स पे उनके टॉक शोज़ कह लीजिए, उस पे भी उनके अपीयरेंसेस हो चुके हैं और फोरम्स पे भी आ चुके हैं। उन्हें एक तो ये कि सबसे पहले कम बोलना चाहिए। जहाँ तक उनके बयान का ताल्लुक है, देखिए ये इंतहाई मुतनाज़ा बयान है। वजह ये है कि पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफ़ान खड़ा हो गया है, जो हालिया महीनों में जो सूरत हाल हुई है बिलखुसूस। उससे पहले भी सिलसिला चला आ रहा था, लोगों के लिए बहुत मुश्किलात थी, लेकिन अब तो महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, जो हाल ही में पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हुआ है और उसके अलावा जो रुपये की कदर डॉलर की मुनासबत से कम होती रही है हालिया महीनों में, उससे अफराद ज़र की शरह बढ़ी है और लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हुई हैं।
रज़ा बाखर साहब के बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि लगता ये है कि वो बाहर से साल गुजार के आए थे और ज़हनी तौर पे शायद अभी भी वो पाकिस्तान से बाहर ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो या तो समझ नहीं पा रहे या समझना चाहते नहीं हैं। चलें, वो तो हम दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की गुफ्तगू भी आगे चल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन जो फ़वाइद मुज़म्मिल असलम साहब आपने गिनवाया और उसके बाद साथ में आपने इन्फ्लेशन का भी तस्करा कर दिया, शायद इतना सरसरी तस्करा जस्टिफाई ना कर सके महंगाई का जो तूफ़ान इस वक्त भपा है मुल्क में। अब ये बताइएगा, सिर्फ आपसे, चूँकि आप एक्सपर्ट हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि 2021 में अगर मेरे बैंक अकाउंट में 174 रुपये पड़े हैं तो क्या अब उनकी वैल्यू 125 रुपये रह गई है? और जब $1 बढ़ता है, डॉलर की रुपए की कदर ₹1 गिरती है अगेंस्ट डॉलर, तो मुल्की कर्जों में कितना इजाफा होता है सर? अच्छा, चलें, ये भी बात आपने अच्छी की। अगर आपके 2021 में 100 रुपये बैंक में पड़े हुए हैं और अगर आपने करंट अकाउंट में रखे हुए हैं, यानी कि उस पर प्रॉफिट PLS अकाउंट में नहीं रखे हुए, और रुपए की कदर बढ़े ना बढ़े, आपकी रुपए की फिर भी वैल्यू गिर जाएगी। आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को कहीं ऐसी जगह रखना है जिससे रिटर्न प्रोड्यूस हो, नंबर 1, क्योंकि अगर डॉलर नहीं भी गिरता तो 7-8-9% महंगाई पाकिस्तान में हर साल होती है, तो आपकी रुपए की परचेजिंग पावर वैसे ही गिर जाएगी। ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये जहन में रखें आप। दूसरी चीज़ ये कि जब आप लोग बात कर रहे हैं, ख़ुद कहते हैं कि जब आप रुपये को मतलब जो है अगर डॉलर डीवैल्यू होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ऑब्वियसली जो 22-23 करोड़ लोग हैं उसमें एक मिक्स है, उसमें किसी के पास इंपोर्टेड कमोडिटीज़ होती हैं, किसी के पास लोकल कमोडिटीज़ होती हैं, किसी के पास रियल स्टेट होती है, कोई नौकरी पेशा होता है, लेकिन किसी के पास गोल्ड होल्डिंग होती है। तो ये कह देना कि रुपए की कदर गिरने से हम सारे गरीब हो गए हैं और हमारी जो है परचेजिंग पावर गिर गई है, दैट इज़ इनकरेक्ट, और इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। हाँ, फॉर सम स्पेसिफिक पीपल हो सकता है कि हुमा जो है सिर्फ करंट अकाउंट में पैसे रखती हों और वो जो है प्रॉफिट में ना रखती हों, उनके पास कोई काम मतलब टाइम ना हो, क्योंकि वो जो है पूरा दिन काम करती हैं, तो वो उन्होंने अपने सिर्फ पैसे को करेंसी की शक्ल में रखा हुआ है, तो उनको ज़रूर नुकसान हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आई एग्री विद यू सर। मेजॉरिटी गरीब नहीं होती, आपका कहना है कि अगर रुपए की कदर गिरती है तो मुल्क की? आई डोंट गिव यू मेजॉरिटी का मतलब क्या है, आप मुझे बताएं। 90%, 80%, 70%, चले सर 60% ऑफ द कंट्री, 22 करोड़ 23 करोड़ लोग हैं इस मुल्क के। मेरी तो ट्रेनिंग है एज एन इकोनॉमिस्ट और विद द डाटा बात करने की। ये मैं आपकी लोगों की जेब में, पॉकेट में उनकी होल्डिंग क्या है, वो मेरे पास क्या पूरे पाकिस्तान में किसी का डाटा नहीं है, तो ये मैं फ्लाइंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता प्लीज। अच्छा, फरहान बुखारी साहब से भी, उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और उनसे भी पूछना है कि फरहान साहब, ऑब्वियसली नज़र यही आ रहा है कि मईशत इतनी अच्छी नहीं है जितनी बताई जा रही है, उसको थोड़ा सा जस्टिफाई भी किया जा रहा है। फिर इसका हल आपसे पूछना चाहते हैं कि हल एक्चुअली है क्या? हुकूमत के पास महंगाई करने और रुपए गिराने के अलावा कोई ऑप्शंस हैं तो उसके बारे में बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है और मशवरा क्या देंगे? वो गैर ज़रूरी दरामदात हैं, उन्हें जितना कम किया जाए, रोका जाए, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पे उन मुश्किलात से दो चार है कि जिसमें ये कोई सही पॉलिसी नहीं है। ये जो प्रेशर है ये इसी वजह से हो रहा है। उसके अलावा देखिए, मुल्क के तूलो अर्ज़ में प्राइस कंट्रोल्स का एक ज़माने में सिलसिला था और बड़ी अच्छी तरह चलता था। आज हालत ये है कि सूबा पंजाब में ख़ास तौर पे, जहाँ पे PTI की हुकूमत है, जहाँ पे वज़ीर आज़म के इंतहाई वफ़ादार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला हैं, वहाँ पे प्राइस कंट्रोल्स तकरीबन ख़त्म होकर रह गई हैं, क्योंकि जो हुकूमत है उसकी अहलियत पे बहुत से सवालिया निशान हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है उस पर अभी तक हुकूमत बुरी तरह से नाकाम रही है। अगर बड़े पैमाने पे ये 2-3 एरियाज़ पे फोकस हो
तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर होने की इब्तिदा हो सकती है। बेहतर करने में तो वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम एक दूसरी सिमत का तयन करने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है, और जितना जल्दी ये हो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर चलें, आप तो कह रहे हैं कि डायरेक्शन ही चेंज करने की ज़रूरत है। मुजम्मिल साहब, लास्टली, सिंस आप बहुत ही ब्लैक एंड वाइट पिक्चर तो नहीं, आप कह रहे हैं कि कुछ तस्वीर में अभी रंग बाकी हैं, और अगर रुपए की कदर गिरती है तो तमाम पाकिस्तानी गरीब नहीं हो जाते। दिस इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू इन्फर, एंड इफ आई अंडरस्टूड इट राइट, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं नौकरियां भी बहुत सारी मिल रही हैं, और 3 साल में तो 1 करोड़ नौकरियों से आगे बात जा चुकी है। आप और गवर्नर स्टेट बैंक भी कह रहे हैं कि हालात बुरे नहीं हैं, रुपए की कदर गिर भी रही है, तो लोग गरीब नहीं हो रहे हैं। तो फिर अब इतनी खुशहाली है तो हम IMF के पास क्या लेने जा रहे हैं सर? लेकिन बात यह है कि IMF के पास जब हम 2018 में गए थे और 2019 जून में गए थे, तो हमारे जो ज़खायर की पोजीशन थी वो थी स्टेट बैंक की 7-8 अरब डॉलर। आज वो 18-19 अरब डॉलर है। इसके अलावा जो है उस वक्त हमारी GDP थी 1.9%, इस साल हमारी 4% हो गई है। और IMF, जिसका आप लोग को बहुत डाटा पे बिलीव है, वो कम कहता था, उसने भी अब इंडोर्स कर दी 3.94, अब अगले साल की बोल रहा है 4%। फवाद चौधरी साहब की आप जो बात करें, अगेन मैं नंबर से नहीं बोलूँगा, IMF ने बोला है पाकिस्तान की इस साल अनएम्प्लॉयमेंट 5% है, नेक्स्ट ईयर वो 4.8% पे जा रही है बिकॉज ऑफ द रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इस साल हमारा जो ग्रोथ का टारगेट है 4.8% है, बट हमें लग रहा है कि ये इससे ऊपर चले जाएगा, क्योंकि जो अभी खरीफ क्रॉप्स आई हैं वो माइंड ब्लोइंग आई है। ये फैक्ट से ज़्यादा अगर खरीफ क्रॉप्स जो हैं लोगों की हैं, हमारी हैं नहीं। ग्रोथ जो है LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अगस्त में 12.25% आया, तो इंडस्ट्री 12.25% से ग्रो की है। इफ़ यू लुक एट द सेल्स नंबर्स ऑफ इवन पेट्रोलियम, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जी पेट्रोल जो है बहुत महंगा हो गया, हम गरीब हो गए हैं, तो उसकी सेल्स के नंबर देख लें 20% प्लस आए हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, महंगा हुआ है, आई एग्री, मैं ठीक है, मैं ये भी कहता हूँ कि फॉर सम पीपल इट इज अनबेरेबल, और फॉर द मेजॉरिटी पीपल उनके लिए भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हकीकत है कि सेल्स बढ़ रही हैं। तो ये अगर परचेजिंग पावर है, ये जेब में पैसे हैं तो हो रहा है। तो ये देखें, दीज आर द फैक्ट्स। आपकी बातों से डिसएग्री बंद हो गई ना, तो वो फैक्टर इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं आप साथ में? यार CNG देखें, अगेन अब आप CNG की बात, अभी आप पेट्रोल पे थे तो मैं आपको पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं CNG की बात करूंगा। नहीं, मैं तो उस पेट्रोल पे था ही नहीं, आप ही आए थे पेट्रोल पे। आप चीनी पे आ जाएंगे, फिर मैं चीनी पे बात करूंगा तो आप फिर उसमें आ जाएंगे। तो आई एम गिविंग यू पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन, और मैं अगर गलत कह रहा हूँ और गलत नंबर दे रहा हूँ तो you have an all right to cross me, और मेरी तरह जैसे फवाद की अब चला रहे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक की चला रहे हैं, मेरी भी वीडियो चलाते रहना। चलें सर, थैंक यू, वी गॉट योर पर्सपेक्टिव दैट थिंग्स आर नॉट एज बैड एज प्रोबेबली पीपल आर थिंकिंग दे आर बैड। थैंक यू सो मच फरहान बुखारी साहब, थैंक यू सो मच मुजम्मिल असलम साहब। अच्छा जी, साथ ही फैसला आप करें आपकी, अगर आप तनख्वाहदार आदमी हैं तो जनाब आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात कैसे गुजर रहे हैं वो आप हमें लिख के बता सकते हैं। अगर आप कारोबारी शख्सियत हैं, अगर आप कारोबारी शख्सियत हैं या आप दुकानदार हैं तो आप बताइएगा। सोचना कि कम चंक ऑफ पॉपुलेशन के लिए ही मुश्किलात हैं, दैट्स रॉन्ग, ज़्यादातर के लिए मुश्किल है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिकेट। जनाब, T20 वर्ल्ड कप के सिलसिले में जियो न्यूज़ पर जश्न क्रिकेट ट्रांसमिशन का बाकायदा हो गया है आगाज़, और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट, इन केस यू डोंट नो, वैसे आई एम श्योर अब तक पता होगा आपको, रात 11 बजे होता है जनाब। और कौन कौन मेहमान थे कल? साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद और इंजमामुल हक थे, एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि सिकंदर बख्त तो थे ही थे साथ, और साथ अली मीर भी एक ज़बरदस्त किस्म का कैरेक्टर बने हुए थे, और एक इंटरेस्टिंग तज्ज़िया इकबाल भी थी एक्चुअली, जी वो भी थी। और एक इंटरेस्टिंग बात साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने कही, और उन्होंने कहा जी वर्ल्ड कप से पहले मिसबाह और वकार की तब्दीली बड़ी गलती है। हाँ, that's what he said. So he said that hopeful, अच्छा चलें सुन ले पहले। नहीं, बिल्कुल रहना चाहिए था दोनों को, वो इसलिए कि इन्होंने पिछले 2.5-3 साल काम किया था साथ, तो अब बिल्कुल वर्ल्ड कप के ऊपर आने के बाद है ना चेंज करना मुश्किल था। अगर कोई पहले थोड़ा सा टाइम होता तो ज़रूर चेंज करते। और दूसरी चीज़ ये कि इनका हटाना अपनी जगह पे, जो नए कोचेज़ आए हैं ना उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि जी वो भी सारी चीज़ को सेटल कर सकें, ये भी एक देखना बड़ा ज़रूरी था। इनको हटाने का एक डिसीजन अपनी जगह पे है, लेकिन जो दूसरे हेडन को आप लेके आए हैं या किसी दूसरे को लेके आए, सकलैन आया है, उनके पास भी बहुत कम टाइम है कि वो कम्बिनेशन बना सकें। आप
उस वजह से आप देख रहे हैं आखिरी वक्त तक भी चेंजिंग हो रही है कि जी इस टूर्नामेंट जो पाकिस्तान का T20 था इसके बाद तक चेंजिंग होती रही। वो किस लिए कि इन्होंने कोई कम्बिनेशन नहीं बना रखा था। डेफिनेटली होल्ड कर सकते थे अपने डिसीजन को, कर सकते थे। अच्छा जी, you can watch this Jashn Cricket transmission every day on Jio News रात 11 बजे। और ज़बरदस्त सेलिब्रिटी लाइनअप है इसमें आपके लिए, इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं, कुछ मज़े की बातें हैं। No, I won't be. Why won't you be? Please write to him and tell him. क्योंकि रात 11 बजे I know, but किसी एक दिन एज अ गेस्ट अपीयरेंस तो अब्दुल्ला कर ही सकते हैं आप लोग की खातिर, तो अब्दुल्ला को कहिएगा। अच्छा जी, मौसम तो पूरे मुल्क में ही बदल रहा है, लेकिन इस्लामाबाद में एहतजाज और रैलियों का भी सीज़न शुरू होता नज़र आ रहा है। बहुत सी रैलियां हैं, अपोजिशन की भी हैं और कुछ और जमातों की भी हैं। देखना ये कि शेख रशीद साहब बतौर वज़ीर दाखिला अब कुछ रैलियों का हिस्सा बनते हैं जिनको वो पहले इनकरेज करते रहे हैं या फिर वो टैकल करते हैं उन्हें। तो यानी PDM ने आज पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी है, दारुल हुकूमत की तरफ लॉन्ग मार्च के इशारे भी दे दिए गए हैं और इस बार मुजाहिरीन को काबू करने के लिए हुकूमत ने पुलिस का स्पेशल यूनिट बनाने का ऐलान किया है। आला तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकार जदीद टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स की मदद से शहर पर नज़र रखेंगे, विच इज़ ग्रेट। और जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट के बाद अब एंटी राइट यूनिट का क़याम जो है वो अहम कदम है, लेकिन ये कितना फ़ायदेमंद है इसका तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, जैसे कि शायद आज भी पता चल सकता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह किया है कि कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगे। अच्छा, जब शेख रशीद साहब ऐसी बातें करते हैं ना कि जो कानून में हाथ में लेगा और उससे कानून पर निपटेगा, मुझे उनकी वो बहुत बातें याद आती हैं जब वो मोहल्लों को जलाने और इमारतों को गिराने और आग लगाने की तरवीज दिया करते थे एक्चुअली आवाम को। हाँ, अपने कारकुनों को कहा दैट इज एग्जैक्ट ऑपोजिट टू व्हाट यू आर सेइंग, सो लेट्स हियर इट। PDM हो या TLP हो, अगर किसी ने कानून को हाथ में ना लिया और कानून के दायरे में इhtजाज किया जैसे कल उन्होंने किया, कोई एक्शन नहीं लेंगे। और अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया फिर कानून अपने एक्शन में होगा और कानून उनको हाथ में लेगा। चलें जी, TLP के मुजाहरे के हवाले से भी आपने सुन लिया है इनका क्या कहना है। खैर उसी सिलसिले में शेख साहब के पहले के ख्यालात भी हम सबके सामने हैं, जब वो कहते थे हुक्मरानों को धमकी दिया करते थे कि जनाब ये तहरीक जो है सबको और फरसूदा निज़ाम को अपनी लपेट में ले लेगी। सर निज़ाम में तो ऐसा कोई ख़ास तब्दीली आई नहीं है। अच्छा तो इस मरता आई वंडर आप क्या IGP इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जमी साहब, इस्लामाबाद पुलिस के लिए एंटी राइट यूनिट बन रहा है और कहा जा रहा है कि इस यूनिट के फौरी क़याम का मकसद आने वाले मुतवक्के सियासी मुजाहिरीन को रोकना है। तो आपको हिदायत मिल गई कि कैसे डील किया जाना चाहिए या हमेशा की तरह हुकूमत के अहकामात इस बार भी मुबहिम हैं? क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या होगा? देखें, ये जो प्रोसेस है ये पिछले 2-3 सालों से चल रहा है। 2019 में वफाकी हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे ये चीज़ अप्रूव की थी। उसमें कुछ हमारी भर्तियां हो गई थी, रिक्रूटमेंट हो गई थी, कुछ प्रोसेस रहता था। अब दोबारा से फेडरल गवर्नमेंट ने ये फील किया है और प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म से फेडरल कैबिनेट ने भी ये अप्रूव कर दिया है और इसमें हमारे मिनिस्टर इंटीरियर की बड़ी सपोर्ट है हमें। उसमें उन्होंने ये कहा है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें लें। तो ये कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोसेस है जो हम लगे हुए हैं पिछले कुछ अरसे से इस्लामाबाद पुलिस को अपग्रेड करने के लिए। इससे पहले भी काफ़ी काम हुआ है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वही सिलसिला है कि इसको अपग्रेड करें ताकि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इस्लामाबाद मैटर करता है। इस्लामाबाद की छोटी सी न्यूज़ बहुत बड़ी बन जाती है, तो हम अच्छे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन कर सकें। सर्टनली सर, को हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। इस्लामाबाद से ही सर एक जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट भी था जिसके क़याम पर सबने बड़ी उम्मीदें भी लगाई थी। उस यूनिट की कारकर्दगी कैसी रही है और कितना फ़र्क डाल सका है बाय द वे ये ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में, ट्रांसजेंडर्स के तहफ़्फ़ुज़ में? इसमें वॉक-इन्स भी हैं, यू कैन वॉक इन एंड रजिस्टर योर कंप्लेंट। इसमें डायल अप भी है, आप कॉल कर सकते हैं 8090 8090, टोल फ्री है, राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। सारी ख़वातीन हैं इसमें, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। उनके साथ हमारे पास सोशल सपोर्ट के लिए साइकोलॉजिस्ट हैं, लीगल एड के लिए हमारे पास लोग हैं। वो एक पूरा एक रेफरल सिस्टम पूरा बना हुआ है। तो पिछले 6 महीनों में 822 कंप्लेंट्स हमें आई, विच शोज़ के वॉल्यूम कितना है कंप्लेंट्स का, और विच ऑल शोज़ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के लोगों का पुलिस के ऊपर और जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट के ऊपर। उसमें से तकरीबन
550 इश्यूज़ रिजॉल्व हुए हैं। FIRs भी हुई हैं, फॉर्मल एक्शन भी हुआ है, नॉन फॉर्मल एक्शन भी हुआ है। वो 82% सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन वहाँ पे लोगों ने शो किया है उसमें। रहमान साहब ये भी बताइएगा, इस्लामाबाद पुलिस ने खुद एहतसाबी यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम भी बनाने का कहा था, तो शिकायत सेल की तर्ज पर ये होगा। ये प्रोजेक्ट क्या है और शिकायत पर आपका एक्शन क्या होगा? देखें, हमारा जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, हम स्ट्रांगली वी बिलीव दैट वी मस्ट स्ट्रेंथन आवर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के लोगों की अगर कोई कंप्लेंट्स हैं और हम में कोई कमी कोताही है, खामी है, कहीं पे हमारी एक्सेस है, ज़्यादती है, तो हम उसको खुद एड्रेस करें। 1715 अगेन इट्स अ टोल फ्री नंबर जो हमने दिया है कि लोगों को पुलिस के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट्स हैं तो वो बताएं। अब हुआ ये है कि वो जैसे 15 है तो बहुत सी कंप्लेंट्स 15 की 1715 पे आना शुरू हो गई हैं, लेकिन हमारे ऑपरेटर्स राउंड द क्लॉक बैठे होते हैं, वो कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, बात सुनते हैं। तय ये हुआ है कि विदिन 4 आवर्स जो DSP ASP लेवल जो कंसर्न होगा वो बात करेगा, एंड विदिन 3 to 7 डेज़ हम वो कंप्लेंट रिजॉल्व करेंगे। 872 कंप्लेंट्स हमें मिली पिछले 6 महीनों में, जिसमें से 532 कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो गई, बाकी पेंडिंग हैं। उसमें हम अपने लोगों के खिलाफ एक्शन भी लेते हैं जिधर इंक्वायरी उनको गिल्टी साबित करती है। ये एक मैकेनिज़्म, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कम्युनिटी को, लोगों को, कि वो एक ऐसे टोल फ्री नंबर के थ्रू डायरेक्ट IGP को कंप्लेंट करें, और हमारा पूरा एक निज़ाम बैठा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं जो कि उसको मॉनिटर करते हैं, जो उस पर इंक्वायरी कंडक्ट करवाते हैं, जो उस पर कंप्लेनेंट से रब्ता करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो जो उनकी कंप्लेंट है वो। बहुत शुक्रिया आपका, IG साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखिए, एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन एहतजाज में कानून हाथ में लेने का किसी का हक नहीं। आप मुझसे प्रॉमिस करें आप मैच की टेंशन नहीं देंगी मुझे अभी? मैं मैच के बारे में बात भी करूंगी, और टेंशन आपको क्या, मैं पूरी कौम को टेंशन दूंगी, और दुआएं हम सारों ने मिलकर करनी है। और डिसाइड अभी आप कर लें कि आपने वो मैच किधर दिस इज अ सीरियस मैच, ओके, डोंट टेक इट लाइटली। ये भी सीरियस है, और उसके बाद अच्छा, क्या हम होगा ना थोड़े से मैच गुजरने के बाद ये फैसला कर सकते हैं कि हमें वो मैच देखना भी है, या हम ऐसी दुनिया में अपने आप को प्रिटेंड कर लें मौजूद है जहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा? अच्छा सुने मेरी बात, मतलब आप ना अब तो स्टार्ट हो गया है मरहला, अब हर मैच में ही थोड़ी बहुत टेंशन होनी है, तो इसको भी चलो उस लाइट में आप ले लें, बट सही टेंशन मुझे इस मैच की है। और फिर ट्यूसडे को होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, जिस पे मेरी बड़ी नजरें मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रही हूँ। सो संडे एंड देन ट्यूसडे, और फिर इंशाल्लाह बाकी तो सब चल। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और ज़रा पंजाब में क्या चल रहा है वो भी आपको बता दें। बुज़दार हुकूमत की छुट्टी की बातें फिर शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने में दिलचस्पी जाहिर कर दी, लेकिन रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने नंबर्स पूरे करने की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डाल दी है, और देखिए उन्होंने क्या कहा। जो कोई 20-22 वोट की कमी है, पीपल्स पार्टी उनका इंतज़ाम करके, बल्कि 22 में से 15 का इंतज़ाम करके हमें बताए, हमारे वोट जो है वो हाजिर है। और आगे से हुआ क्या, रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने नून लीग की पेशकश फौरी कबूल कर ली। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा, आपने उनको चलाया भी है क्लिप, तो मैं उनके इस बात को कि पीपल्स पार्टी को 15 वोटों का बंदोबस्त करे तो हम हाजिर हैं, मैं उनको पॉजिटिवली लेता हूं। मैं उनसे राब्ता करूंगा और उनसे कहूंगा कि उनकी क़यादत अगर मेरी क़यादत से बात करेगी तो बिल्कुल हम उसके लिए हाजिर हैं, हम अपनी कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग और हम मिलके ये वोट, इससे कई गुना वोट ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो अवामी दबाव और अवाम के जो हालात हैं, लोगों को, मुस्लिम लीग को, अपने PTI के जो मेंबर्स हैं उनको भी हीट हमसे ज्यादा महसूस हो रही है। पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए पीपल्स पार्टी ने PDM को कायल करने की बड़ी कोशिश की थी। तब मुस्लिम लीग नून ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, जिस पर दोनों जमातों में गलतफहमियां भी पैदा हुई। नंबर गेम की बात करें तो पंजाब हुकूमत गिराने का मामला वैसे इतना सादा है नहीं जितना साउंड कर रहे हैं लोग। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के सिर्फ 7 नशिस्तें हैं। PTI के बाद अक्सरियती जमात मुस्लिम लीग नवाज है। बुज़दार हुकूमत गिराने के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सीटें ऑल्दो काफ़ी नहीं हैं। सुकाफ लीग के साथ कुछ आज़ाद अरकान की भी हिमायत इन्हें हासिल करना होगी, जो सर्टनली मुझे तो लगता है काफ लीग वुड नेवर बी अ पार्ट ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। अच्छा साथ ही आपको बता दें, बिल्कुल साथ ही बता दें, बहरहाल अब्दुल्ला आपने पूरी कहानी तो सुना दी है। पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतबाद ना भी आए तो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते जो है वो बहाल होना बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, और जाहिर है कि ये हुकूमत के लिए कोई अच्छा शगुन साबित शायद ना ही हो। और साथ साथ हम आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दें कि आज
वजीर आजम जो हैं जाएंगे वो लाहौर की तरफ फिर, और वजीर आला और गवर्नर से 1-on-1 मुलाकात भी होनी है, तो लेट्स सी वो वहाँ क्या फैसले करते हैं। सुहेल वड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार, और ये सारा इस बात जो हमने आपको बताई है उसका निचोड़, उसका मतलब क्या है और क्या हो सकता है, ये हम पूछेंगे वड़ाई साहब से। वड़ाई साहब, वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बातें फिर हो रही हैं और इस बार तो लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून भी किसी हद तक राजी है। नंबर्स पूरे करने की जिम्मेदारी जो है वो पीपल्स पार्टी पे डाल दी गई है, तो क्या पीपल्स पार्टी ये काम कर सकती है? देखें, बात यह है कि अभी अफवाहें और ज़ेर लब बातें तो हैं, लेकिन अभी कोई कंक्रीट बात वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की शुरू नहीं हुई, और ज़ाहिर है ये उस वक़्त शुरू होगी जब सेंटर के अंदर कोई इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान मामलात ख़राब हो जाएंगे। अभी अगरचे थोड़ी बहुत ख़राबी आई है, लेकिन उसकी कोई मैसेजिंग ऐसी नहीं आई जिससे ऐसे लगे कि कोई हुकूमतें तब्दील होने लगी हैं या हुकूमतों के चल चलाव के दिन आ गए हैं। और पंजाब में या सेंटर में तहरीक अदम एतमाद की तरफ, कामयाबी की तरफ तभी जा सकती है जब एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल हो, वगरना चाहे नंबर पूरे भी हों उसके बावजूद भी तहरीक अदम एतमाद का चांस ज़्यादा नहीं लगता। अच्छा सुहेल साहब, पंजाब की सियासत की अगर बात करें, सियासी मंजरनामा बनाने और बचाने में हुकूमत के इत्तेहादियों, ख़ास तौर पर काफ लीग का किरदार बहुत अहम रहा है, तो आप समझते हैं कि इलेक्शन से पहले इन लोगों का यहाँ वहाँ होना मुमकिन है? मुस्लिम लीग काफ जो है ये बड़ी घाग सियासत की कायल है, बड़े तजर्बाकार हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, वो बड़ी सोच समझ के अपने मोहरे इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल तो वो मौजूदा हुकूमत से मुतमिन है, बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो पिछला जो तहरीक इंसाफ का रवैया रहा उनसे, उससे काफ़ी शाकी हैं। जिस तरह उनकी जमात को सकेड़ा गया, जिस तरह उनके जमात के लोग तोड़े गए और तोड़ के तहरीक इंसाफ में शामिल किए गए, उन्हें इस बात पे नाराज़ी है। और ज़ाहिर है वो दिलचस्पी रखते होंगे कि अगला मंजरनामा क्या होगा, अगले इलेक्शन का खाका क्या होगा, उसमें क्या वो किसी नई सफ़बंदी में शरीक होंगे या नहीं। मेरा ख़्याल है कि वो मुकम्मल मुतमिन तो नहीं है इस हुकूमत से, तो इसलिए अगर कोई नई सफ़बंदी हुई तो डेफिनेटली काफ भी उसमें हिस्सा ज़रूर डालेगी। अच्छा फराज साहब, ये तहरीक अदम एतमाद आए ना आए, ये तो हो गया किसी ना किसी लेवल पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के राब्ते जो हैं वो बहाल हो गए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या इस इब्तिदा का अंजाम एक मुश्तरका इस्लामाबाद मार्च हो सकता है? देखिए, अपोजिशन के लिए तो सबसे अच्छा फार्मूला ये है कि वो मुत्तहिद हों, पीपल्स पार्टी और पीडीएम इकट्ठी हों, नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हों। इसके बग़ैर हुकूमत को भेजने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। अब बाकी ये जो अलग अलग अगर लॉन्ग मार्च करेंगे या मुजाहरे करेंगे, उससे एक तासुर तो पैदा हो सकता है हुकूमत के ख़िलाफ़ माज़राई का, लेकिन हुकूमत को रुखसत नहीं किया जा सकता। हुकूमत को रुखसत करने के लिए ज़रूरी है ये इत्तेहादी भी हो, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हो, तब जाकर कहीं ये मुमकिन होगा कि हुकूमत जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब, अपना तजिया दे रहे थे। सो लॉट इट्स अ वेरी हैपनिंग टाइम, आई वुड से हैपनिंग मोमेंट है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, एंड वी विल नॉट स्पेकुलेट एनी मोर। वर्ल्ड कप की बात करते हैं। हैपनिंग टाइम की चूंकि आप बात कर ही रही हैं, तो व्हाट्स मोर हैपनिंग देन द वर्ल्ड कप T20 एंड पाकिस्तान इंडिया मैच शुरू हो गया है जनाब। टूर्नामेंट पाकिस्तान टीम की बात करें तो तैयारियां इनकी जोरों पर हैं, और क्या हो रहा है मुखालिफ टीमों, छोड़ देना आप इस पर प्लीज, मुकाबले में अपना लाइनअप तगड़ा है, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच ने खतरे की घंटी बजाती है। खराब बॉलिंग कहीं या कहें या हिकमत अमली में कुछ मसला कहें, आखिरी ओवर्स में मैच हाथों से निकल गया। नजर आ रहा है कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन अब तक एक्चुअली एडजस्ट नहीं हो सका है। स्पिनर्स को भी यूएई की स्लो पिचेस पर ज्यादा मौका नहीं दिया जा रहा है, और टीम मैनेजमेंट भी सर जोड़कर बैठी है, क्योंकि इतवार को भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज और हमारा रिवायती हरीफ है। बस यहाँ मेरा दिल बैठना शुरू हो जाता है। पता है हमें, आगे बताएं आगे क्या बात हो रही है, आगे आप बात करें। अच्छा जी, दोनों वार्म अप हम दोनों ही नहीं करते बात, इंतजामुल हक साहब से बात कर लेते हैं। ठीक है। ऑल्दो ये मैंने बताना था कि इंडिया अपने वार्म अप मैचेस जो है ना वो दोनों जीत चुका है, हम एक जीते हैं और एक हारे हैं। आई मीन लाइक ये फैक्ट्स है ना, दैट नीड्स टू बी स्टेटेड। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम इंतजामुल हक हमारे साथ हैं। इंजी भाई, आपने कल के जश्न
क्रिकेट में इजाज़त दे दी थी कि सारे ही मुझे इंजी भाई कहते हैं, तो कोई भी कह सकता है, तो हम आपको इंजी भाई कह रहे हैं। तो ये ज़रूर बताइएगा, पाकिस्तान की बड़ी तगड़ी टीम है जो कि वर्ल्ड कप के लिए गई है, लेकिन वार्म अप मैचेस के बाद कुछ सवाल पैदा हुए हैं। तो ये ज़रूर बताएं कि स्पिनर्स को ज़्यादा आजमाया और आजमाया नहीं जा रहा, हमने ऐसा नोटिस किया। क्या इस वर्ल्ड कप में स्पिनर्स पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है? नहीं, स्पिनर्स पे तो कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप यूएई में खेल रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं, तो स्पिनर्स आपके ना मेन हथियार के तौर पे आप इस्तेमाल होंगे। और प्रैक्टिस मैच में ठीक है कि जी पाकिस्तान एक मैच हार गया और वो भी आखिरी 3 ओवर में, लेकिन मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, बहुत बैलेंस टीम है इस टाइम और मजबूत टीम है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जी पाकिस्तान कोई भी किसी भी टीम को नहीं कह सकता कि वो इवेंट जीत जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में एबिलिटी है पाकिस्तान की टीम में कि पाकिस्तान भी इवेंट जीत सकता है। अच्छा, बैटिंग की बात कर लेते हैं इंजी भाई। टॉप ऑर्डर तो हमारा फॉर्म में है, मिडिल ऑर्डर कुछ समझ में नहीं आ रहा। हैदर, शोएब मलिक, सरफराज या आसिफ में से किसको चांस मिलना चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, जो अभी जो मैनेजमेंट की और कप्तान की सोच नज़र आ रही है वो 2 मैचेस में बिल्कुल क्लियर नज़र आई है, क्योंकि उन्होंने अपने उसी कम्बिनेशन को खिलाया है और जिस कम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये भी ठीक कम्बिनेशन है, कोई ऐसी बात नहीं है। बेंच की स्ट्रेंथ हमारी अच्छी है, ये अच्छी है। अपने जिनसे हमारे 11 लड़के खेलेंगे उनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अगर उसने टीम में स्टे करना है, तो मेरे ख्याल में जो भी कम्बिनेशन खेल रहा है सही खेल रहा है। अच्छा, फाइनली एक और सवाल जो कि शायद बहुत से लोगों को अच्छा ना लगे, जाहिर है अब हम सब की फेवरेट तो पाकिस्तान टीम ही है, लेकिन पाकिस्तान के अलावा कौन सी ऐसी टीम है जिसे वर्ल्ड कप फेवरेट समझा जाना चाहिए और क्यों? इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, क्योंकि वो इस कंडीशंस में बहुत यूज्ड टू है कि, और वो T20 के स्पेशली IPL की वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। दूसरी टीम जो मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान के अलावा जो तीसरी टीम है, पाकिस्तान, इंडिया और वो इंग्लैंड की टीम है जो मेरे ख्याल में T20 में जिस तरह खेल रही है या उनका पिछला रिकॉर्ड है और या उनके लड़के भी सब कॉन्टिनेंट में आके बहुत लीग्स खेलते हैं, तो ये 3 टीम है जिनको मैं समझता हूँ क्योंकि जो वर्ल्ड कप के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। थैंक यू सो मच एनजी भाई, थैंक यू फॉर सम, आई गेस आपकी सजेशंस पहुंच गई होंगी। अच्छा जी, वेलकम बैक। क्या बात करनी है आपको बताएं कि गवर्नर स्टेट बैंक फिर से आप वो बात करें, आप भी शहबाज गिल हो गई हैं, आप एक बात का पीछे छोड़ ही नहीं रही। वो कर लें, शहबाज गिल की बहुत देर से आपको दिल चाह रहा था करने को, बात करें। मैं कह रहा था कि मेरा ख्याल है कि शहबाज गिल इज प्रोबेबली, हमें लगता है कि इज डूइंग डिससर्विस टू द फर्स्ट लेडी एंड सर्टेनली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एक बात जिसको लिटरली नहीं भी जोड़ा जा सकता था टू द ऑनरेबल फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री, और उसको ऐसा लगता है कि बरमला जानबूझकर शहबाज गिल साहब जोड़ने पे तुले हुए हैं और सोशल मीडिया की हद तक चलें, ठीक है ऑफिशियल अकाउंट से आपने सब कुछ कर लिया, बेहुदा वाहियात ट्रेंड्स भी चल गए, ट्रोलिंग भी हो गई, उसके बाद उनको सब्र नहीं आया और उन्होंने इस मामले पर जिसको डाई डाउन हो जाना चाहिए था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। बेसिकली इस पे हम ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि बात हमने कोई और करनी थी, तो वैसे ही आपने जिक्र कर दिया, तो हम बात कर रहे हैं कि किसी को हुकूमती लेवल में से मे बी फ्रॉम द PM's ऑफिस इनको रोकना चाहिए शहबाज गिल को कि मत ये बातें करो, क्योंकि कोई और नहीं कर रहा तो तुम क्यों कर रहे हो, मतलब इस किस्म की बात हो जानी चाहिए वहाँ। और लिटरली उनकी बातों से अब ऐसा तासुर आ रहा है कि वो जानबूझकर फर्स्ट लेडी को इन तमाम मामलात में ऐसा लगता है कि घसीटना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज लीव हर असाइड। मतलब ये लिटरली 2 दिन की होती है ना, कोई भी स्टोरी चलती है खत्म हो जाती है, तो आप क्यों घसीट के उसको पूरा हफ्ता डाल रहे हैं? आप 2 दिन में खत्म हो गई थी बात, खत्म होने देते। एनीवे, मैं गवर्नर स्टेट बैंक की बात पे इसलिए वापस लाई हूँ क्योंकि उनका ये कहना कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये डॉलर रिकॉर्ड तोड़ परवाज कर रहा है और ये सब कुछ ओवरसीज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ये हम बताना चाहते हैं। वी वांटेड टू फाइंड आउट कि ओवरसीज पाकिस्तानीज देमसेल्व्स क्या फील करते हैं। अच्छा, ये वाले ओवरसीज पाकिस्तानीज जिनके सामने और जिनके साथ बैठे हुए थे अनिल मुसर्रत टाइप लोग, तो लिहाजा नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हो रही। देखें, पाकिस्तान में भी हर लेवल ऑफ पाकिस्तानी हैं, जो बहुत अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, तो हमें क्या लगता है जो वेस्ट पहुंच गए हैं सारे, तो वो बहुत ही सारे अनिल मुसर्रत तो नहीं है ना, तो हम ज़रा आपको रियलिटी चेक देना चाहते हैं एंड लेट्स सी व्हाट ओवरसीज पाकिस्तानीज आर थिंकिंग।
चलिए जी, ज़रा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की राय सुनते हैं कि उनका क्या कहना है कि चूंकि रुपए की कदर इतनी कम हो गई एज़ कम्पेयर टू द डॉलर, कि क्या उनकी फैमिलीज़ को फ़ायदा हो रहा है इससे या नुकसान? लेट्स वॉच। पाकिस्तान के अंदर महंगाई है तो पहले जो 100 या 200 पाउंड के अंदर जो गुजारा हो जाता था वही अब हमें 400 या 500 पाउंड भेजना पड़ता है। इस वजह से इतने पढ़े लिखे बंदे से इस तरह के कमेंट्स की हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। डॉलर की कीमत बढ़ने से वो उसकी वैल्यू वही रहती है। ये सिर्फ हमारी खाम ख्याली है कि हम ज़्यादा पैसे उसके अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ जो भेज रहे हैं, हालांकि पाकिस्तानी रुपया उतने ही वैल्यू से डी वैल्यू हुआ है। ऐसे ज़्यादा रेट नहीं चाहिए जिससे हमारे आम आदमी को नुकसान पहुँचे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, बंदा कहाँ से अफोर्ड करेगा उसे। पब्लिक एट लार्ज को इसका जो है ना वो नुकसान होता है, क्योंकि जो भी चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइसेस हाई हो जाती हैं। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम बाशऊर हैं और उन्हें पता है कि हुकूमत क्या कर रही है। डॉलर का रेट अप होने से जितने भी हुकूमती बेंचेस में लोग बैठे हैं उनको कितना फ़ायदा होता है। पैसे बढ़ नहीं रहे, पैसे आज भी उतने हैं और पाकिस्तान का इसमें असल में नुकसान हो रहा है और ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। इन हालात की वजह से अगर यही चीज़ चलती रही तो आने वाला वक्त पाकिस्तान के अवाम के लिए इंतहाई मुश्किल और एक आम बंदे के लिए वहाँ पर रहना इतना आसान नहीं होगा। हमारी इकॉनमी डिक्रीज़ हो रही है, हमारी इकॉनमी गिर रही है। गरीब आदमी जो वहाँ पे 1000 की दिहाड़ी लगा रहा है उसके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। मुल्क की मैशत को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन ओवरसीज़ के अंदर जितने भी पाकिस्तान कम्युनिटी है या कश्मीर कम्युनिटी है वो इसलिए खुश हैं कि यहाँ पे हमें वही पैसे दुगने हो जाते हैं उधर। खुश तो तब होते हैं कि अगर मुल्क की मैशत थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती और महंगाई इस लेवल तक न जाती, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई जिस अंदाज से ऊपर जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड के अंदर देखेंगे तो जिस रेशो से यहाँ पाकिस्तान के अंदर महंगाई जा रही है ऊपर, इस रेशो से कहीं भी नहीं जाती। और गरीब तबका दिहाड़ीदार के साथ उसी हिसाब से उसकी सैलरी ऊपर होनी चाहिए थी, उसके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए था। हम खुश नहीं है ना, जो पैसे पहले भेजते थे उसमें गुजारा हो जाता था, अभी जो भेजते हैं उनमें से गुजारा नहीं होता, ज़्यादा पैसे भेजने पड़ते हैं। पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई की वजह से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हमें भी काफ़ी प्रेशर आ रहा है और हमारी भी मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे हैं। महंगाई का जो है ग्राफ वो बहुत ऊपर चला गया है और आम बंदे के लिए जो है वो काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। इवन कि हम इधर से पैसे भेजते हैं, हमें भी थोड़ा और पुश करते हैं घर वाले के थोड़ा और पैसे भेजो, क्योंकि उससे गुजारा नहीं हो रहा। डॉलर जो बढ़ रहा है उससे ऑब्वियसली बात है मुल्क में महंगाई तो होगी। और जहाँ तक हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात है तो हमें अभी तो फ़िलहाल फ़ायदा है, बट इन द लॉन्ग रन जब हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और करेंसी जिस तरह आपकी डिप्रिशिएट कर रही है तो हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, रेट डॉलर का अच्छा खासा हो गया हुआ है, मगर वहाँ पे उनका रोना ही नहीं ख़त्म होता, उनकी पूरी नहीं पड़ती किसी भी हाल में, जितने मर्जी भेज दो। वैल्यू डॉलर की बढ़ने से मुझे तो बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मुझे अब थोड़े डॉलर भेजने पड़ते हैं और पाकिस्तान में ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं खुश, वो कह रहे हैं कि हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, अब बताएं मैं क्या करूं। पैसे बढ़ने से हमें तो फ़ायदा हो रहा है, जो हम यहाँ से पैसे भेज रहे हैं उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जब हम पैसे भेजते हैं अपने रिश्तेदारों को, वो वहाँ पे स्पेंडिंग तो वहाँ पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे जितनी महंगाई हो रही है उसका उल्टा नुकसान हो रहा है। जो है लोकल इकॉनमी के लिए तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ओवरसीज़ को भी किसी हद तक ये फ़ायदा है, लेकिन नुकसान उसका आउटकम ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अच्छा जी, जब मुल्क में कोई इशू होता है, आपको पता है कि हम जियो पाकिस्तान में फ़ौरन पूरे मुल्क से ही एक पर्सपेक्टिव लेते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो लिहाजा अब रज़ा बाकर साहब की ये स्टेटमेंट थी जो कि हमें बिल्कुल ही ऑफ सी लगी। तो हमने जहाँ जहाँ हमारा शो देखा जाता है पूरी दुनिया में, मतलब कनाडा, आप जर्मनी, लंदन, दुबई, आप सोच लें जहाँ जहाँ भी देखा जाता है वहाँ से पाकिस्तानियों का पर्सपेक्टिव लिया कि बाकर साहब ने जो बात की है तो क्या आप उससे खुश हैं। और बात तो सारी वहीं आ गई और हमारा भी यही कहना था और उनका भी यही कहना है कि पहले अगर हम 200 पाउंड भेजते थे तो उनका हमारे पाकिस्तान में रिश्तेदारों का काम बन जाता था। अब पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो चुकी है कि हमारे 200 पाउंड भी काम नहीं आते। तो लिहाजा बाकर साहब, वी वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी डिनर पार्टी से ज़रा निकलें, आम पाकिस्तानी से, बाहर के मुल्कों में भी आम पाकिस्तानी से मिलें एंड गेट अ रियल पिक्चर। ज़रा रियलिटी चेक होना चाहिए, रियलिटी चेक सर्टनली ज़रूरी है। और तमाम बातों की एक बात, एक पाकिस्तानी से बात कर रहे थे, गालिबन लंदन में मौजूद थे या जर्मनी में, और उन्होंने कहा कि जनाब
कोई भी पाकिस्तानी, चाहे पाकिस्तान से बाहर रहता हो या पाकिस्तान के अंदर रहता हो, रुपया डी वैल्यू होने पर खुशी नहीं मना सकता और उसके फ़वाइद नहीं गिनवा सकता। और साथ ही उन्होंने एक नारा भी लगाया, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जो भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू होने की खुशी मनाएगा या उसके फ़वाइद गिनवाएगा। तो लिहाजा वी जस्ट ले इट आउट फॉर यू, हमने आपको सारे पर्सपेक्टिव्स दे दिए हैं। नाउ यू कैन यू नो मेक अप योर माइंड कि ये बात कहने वाली थी या नहीं थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक, पाकिस्तान की IT बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा कमज़ोर मईशत में उम्मीद की किरण साबित हो रहा है। पिछले माली साल में IT बरामदात तकरीबन 50% इजाफे के बाद तारीख में पहली बार $2 अरब से ज़्यादा रही हैं और मुल्क की मजमूई बरामदात का तकरीबन 10% IT पर मुश्तमिल है। इसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश भी है। पाकिस्तान भी रिवायत से हटकर सोच रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सके। अच्छा जी, अभी हमें किसने ज्वाइन किया है? पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन कई बरसों से, इसको बाय द वे पाशा भी कहा जाता है, कई बरसों से मिसाली किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के चेयरमैन बदर खुशनूद हमारे साथ। बहुत शुक्रिया बदर साहब, आपने वक्त दिया। बदर साहब, पाकिस्तान की IT बरामदात में इजाफा सर्टनली बड़ा इंकरेजिंग है। पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर की शदीद ज़रूरत भी है, तो पाकिस्तान पाशा जो है वो इसको इनकरेज करने में या ये एक्सपोर्ट बढ़ाने में कितनी मदद कर रही है ओवरऑल इंडस्ट्री की? ये प्लीज़ ज़रा रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो $1.2 बिलियन क्रॉस कर चुकी हुई है एंड विद 47%, 47% ग्रोथ है उसमें। सो अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये सिर्फ हम एक्सपोर्ट्स के नंबर की बात कर रहे हैं, इतनी है, इससे बड़ी ही ऑलमोस्ट लोकल डोमेस्टिक मार्केट भी है। और आप देख रहे हैं विद कोविड हर किसी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, हर कोई सोच रहा है कि मैं ई कॉमर्स करूं, जो भी उसकी फील्ड में। अगर वो हेल्थ में है तो उन्होंने हेल्थ को टेलीमेडिसिन की तरफ लेकर जाना है, रिटेल में है तो ई कॉमर्स की तरफ जाना है, एजुकेशन में है तो एडटेक की तरफ जाना है। सो टेक्नोलॉजी ने हर बाकी सेक्टर्स को बहुत ज्यादा इंटरसेक्ट किया। तो डोमेस्टिक भी और एक्सपोर्ट्स दोनों में बहुत अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। और पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान कैन बी वन ऑफ द की प्लेयर्स बिकॉज हमारा एक टाइम जोन का बेनिफिट बहुत है, हम ईस्ट और वेस्ट के दरमियान में है। सर, अगर यहाँ इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो हमारे पास क्या ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिसका अब हम ब्रेक में भी तस्करा कर रहे थे कि हमारे पास प्रॉब्ली वो टैलेंट नहीं है जो हमें इस इंडस्ट्री में ज़रूरत है? तो क्या लोग जो हैं टैलेंटेड वो बाहर चले जाते हैं? क्या हम कर सकते हैं इस सिलसिले में कि हमारे पास टैलेंट भी हो और हमारी जो कंपनीज़ हैं या सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं वो इन तमाम चैलेंजेस को अबूर करते हुए मुल्क की मईशत में और बेहतर किरदार अदा करें? या चैलेंजेस क्या हैं? चले इस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिए। जी, एक तो मैंने आपको बताया टैलेंट सबसे इंपॉर्टेंट है पाशा के लिए, पाशा मेंबर कंपनीज के लिए। सो पाशा इज द ओनली ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन registered with Ministry of Commerce within the IT sector and it is a growing trade body. So हमें सबसे ज्यादा जो है वो हमें क्वालिफाइड बच्चे चाहिए, लड़के लड़कियां, ताकि वो जल्द से जल्द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को समझें और मार्केट में आ सकें। दूसरा, हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें बहुत सपोर्ट चाहिए। टैक्सेशन नंबर 1 है उस चीज में कि हमें टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करना है, हार्मोनाइज करना है, हमें जो फालतू की टैक्सेशन है उसको रिमूव करना है। और हमें कुछ नहीं चाहिए इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, हमें कोई बहुत सड़कें कुछ नहीं, हमें बेसिक बैंडविड्थ कनेक्टिविटी चाहिए, अच्छा टैलेंट चाहिए और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। जो आपने ब्रेन ट्रेन की बात की, अगर हम ये लोकल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और ये चीजें इंप्रूव कर लेंगे तो ब्रेन ड्रेन रोका जा सकता है। बिकॉज अब आप बहुत सारा काम यहाँ से बैठकर कर सकते हैं और आप अर्न बाहर के लेवल पे कर सकते हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी यहाँ की हो सकती है। तो इसलिए बहुत बेहतरी लाई जाती है। बाहर से पाकिस्तान आके काम करना चाहते हैं। आपने देखा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत इंप्रूव कर रहा है, बाहर से फंडिंग आनी शुरू हो गई है बिकॉज बाहर से पाकिस्तानी यहाँ भी आकर वापस काम करना चाहते हैं। तो आप रिवर्स ब्रेन ड्रेन कर सकते हैं अगर हम अपनी पॉलिसीज को और अपनी रेगुलेशंस को बेहतर इंप्रूव कर रहे हैं। अच्छा बता, ये भी बताइएगा कि आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा जो है वो बड़ा हौसला अफजा है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं कि वो जो लिए जाएं तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मज़ीद बढ़ सकती हैं, और इस सिलसिले में पाशा का क्या रोल है? जी बिल्कुल आपने सही कहा जी। हम अपने जो हमसाय ममालिक हैं अभी उनसे बहुत कंपीटिंग रोल में हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है और ये ग्लोबल कंपटीशन है, खाली हमारे हमसाय ममालिक नहीं बल्कि जितनी सिमिलर इकोनॉमीज हैं, अगर आप फार ईस्ट में चले जाएं या ईस्टर्न यूरोप चले जाएं, वो सब भी हमारे साथ कम्पीट कर रहे हैं इसमें। तो इसलिए हमें बहुत अपने आप को हर एंगल से इंप्रूव करने की जरूरत है। यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें बेहतर करना है, यानी कि बिजनेस करने के तरीके, बिजनेस को सेटअप करना, चलाना, ग्रो करना और फिर बंद करने के जो हमारे लेजिस्लेशंस हैं
पॉलिसीज हैं, रेगुलेशंस हैं, उन सबको इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि हम ग्लोबली कंपेटिटिव हो सकें। हमें बच्चों को बूट कैंप्स करवाने की जरूरत पड़ती है, हमें उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है जब हम उनको हायर करते हैं इंडस्ट्री में। इस वक्त हजारों जॉब्स अवेलेबल है इंडस्ट्री में, मगर उससे रिलेवेंट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स या यंग लड़के लड़कियां नहीं अवेलेबल। तो हमारे बच्चों को चाहिए कि वो अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन जो हमारी है उसके साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करें और मार्केट में आए। हमें कम से कम इस वक्त कई हजार लोगों की इंस्टेंट जरूरत है। पाशा पिछले 17 साल से ये अवार्ड्स होस्ट कर रहा है। इस साल इस हफ्ते को हम कराची में होस्ट कर रहे हैं, हम ये डिफरेंट सिटीज में करते रहते हैं। इन अवार्ड्स का मकसद ये है कि लोकल इंडस्ट्री को और लोकल टैलेंट को इनकरेज किया जाए। अब और जो लोग यहाँ से इन अवार्ड्स में जो जीतते हैं वो फिर एशिया पैसिफिक लेवल पे रीजन पर जाकर compete करते हैं बाकी दुनिया की कंट्रीज में। बहुत बहुत शुक्रिया। बदर खुशनूद हमसे बात कर रहे थे और डेफिनेटली दिस इज़ वन इंडस्ट्री विच रियली मेक्स अस प्राउड, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा होता ही रहता है इधर आईटी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जल्दी से टाइम कम रह गया, लेकिन एक बात अभी हफ्ता ख़त्म हो रहा है एंड वी वांटेड टू, हम जिक्र ज़रूर करना चाहते थे कि सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे के हवाले से आर्यन खान की गिरफ्तारी पर बड़े लहदे हो रही है और मंशियात के इस्तेमाल के इल्ज़ाम में साथियों समेत गिरफ्तार आर्यन खान को जेल में 19 दिन गुजर चुके हैं और बार बार उनकी जो बेल है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। कल बाय द वे शाहरुख खान भी फाइनली मिल लिया, वैसे फाइनली मिले, जेल गए। किंग खान के बेटे की गिरफ्तारी की बात करें, गिरफ्तारी से भारत का ये हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। भारत का क्या, दुनिया भर में इस केस के बारे में बात हो रही है। आर्यन खान के मनशियात के इस्तेमाल का एतराफ़ी बयान और ख़रीदो फरोख्त के लिए व्हाट्सएप चैट सामने आ चुकी हैं, लेकिन केस को जिस अंदाज में लटकाया जा रहा है इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के कारकुन और प्राइवेट जासूस की आर्यन खान के साथ गिरफ्तारी के बाद तस्वीर सामने आई तो कांग्रेस ने मामले में हुक्मरान जमात के मुलव्विस होने का इशारा भी दे दिया है। मीडिया ट्रायल पर तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि गुजरात पोर्ट पर 3 टन मनशियात के वाक़े से ज्यादा तो शाहरुख खान के बेटे का मामला उछाला जा रहा है बाय द वे। और कल आपको बता दें कि मुंबई की आर्थर जेल में शाहरुख खान बेटे से पहली बार मिलकर लौटे तो एनसीबी टीम शाहरुख खान के घर छापा मारने पहुंच चुकी थी। मारूफ भारतीय शायर जावेद अख्तर कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी होने की कीमत इसी तरह अदा करनी पड़ती है, ये उनकी का ओपिनियन है। बार बार जमानत मुस्तरद होने को मुसलमान अदाकार का बेटा होने की सज़ा भी करार दिया जा रहा है। अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा और मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती भी कह चुकी हैं कि आर्यन शाहरुख खान का बेटा होने की वजह से निशाना बन रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो केस में और लोग भी मुलव्विस हैं। केस की मुतनाज़ अदालती कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मारूफ भारतीय सहाफ़ी बरका दत्त भी बोल पड़ी कि भारत में कौन जेल जाएगा और कितनी देर जेल में रहेगा ये फैसला मजहब और ज़ात की बुनियाद पर होता है। यहाँ बैठ के जो जो चीज़ें हम सोच रहे हैं ना कि यही हो रहा है, वो वहाँ के लोग एतराफ़ कर रहे हैं कि एक्चुअली इधर तो होता आया है एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ एज वेल। और माजी में भी शाहरुख खान खुद भी भारत में अदम बर्दाश्त का शिकवा कर चुके हैं और एक वक्त में रोशन ख्याल भारत का चेहरा होता था ये मशहूर तरीन मुसलमान अदाकार खान जो सारे टॉप के हैं, लेकिन और अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री का रोशन चेहरा समझे जाने वाले अदाकार शाहरुख खान के साथ ऐसा रवैया सेकुलर भारत में मजहबी तासुब की वाज़ेह मिसाल बनकर दुनिया के सामने आ रहा है। अब द वर्ल्ड इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। और ऑनेस्टली सच बात तो ये है कि सोचने वाली बात जो हम सुनते आए हैं, लेकिन अब नजर आ रहा है कि अगर शाहरुख खान द बिगेस्ट इंडियन बॉलीवुड स्टार एंड ऑफ कोर्स यू कैन कॉल हिम अ ग्लोबल स्टार, अगर शाहरुख खान के साथ ये हो रहा है तो आम मुसलमान के साथ क्या हो रहा होगा, क्या होता होगा, थोड़ा सा आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। And he has done everything to fit into that society. He's a mega star. He married a Hindu girl और वो बड़े अपने सेकुलर, बात को बड़ी पुरानी बात हो चुकी है। जी अब मैं सेटल हो चुका हूँ, आगे चला गया हूँ, लेकिन नहीं, वो जो तासुब की बीमारी है ना, हाँ। वो शायद प्रोबेबली नहीं निकल पा रही है बीजेपी के इंडिया से। इस हुकूमत में आपको पता है कि वो ज़रा ज़्यादा ही जम के बाहर निकली है बात। और अब जो बहुत इनके सेलिब्रेटेड जैसे जावेद अख्तर साहब की भी बात की है जो कि खुद भी मुसलमान हैं, इन सारों का मिल के ये कहना कि ये टारगेट क्यों किया जा रहा है, इट्स प्रीटी अपेरेंट नाउ, क्योंकि अब कोई चुप रह नहीं सकता, अब तो सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। वी जस्ट वांटेड टू मेंशन दिस क्योंकि पूरा हफ्ते 2 हफ्ते से यही बातें हो रही हैं वहाँ।
अच्छा हम बस ये कहना चाहते थे कि अगर शाहरुख खान के लिए इंडिया में रहना मुश्किल हो गया इस दौर में, बीजेपी के दौर में, तो फिर आम मुसलमान का क्या हाल होगा? साथ साथ दुआ करें जी। संडे को बहुत बड़ा मैच है इंडिया पाकिस्तान का, और मुझे तो यकीन है खैर पाकिस्तान जीतेगा और मंडे को इंशाल्लाह हम साथ ही बैठ के सेलिब्रेट करेंगे इधर, लेकिन दुआ कर भी लेनी चाहिए। और साथ दुआ के साथ साथ दवा करें, एहतियात भी करें। एक कोविड का नया वेरिएंट भी है जिसका तस्करा किया जा रहा है। यूके में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं। डेंगू से भी बचें, डेंगू से भी बचें। द ओनली स्किन केयर रिजीम आई एम यूजिंग दीस डेज, ये हमारी एक कॉलीग है, कॉलीग, उन्होंने ये लिखा हुआ था। एनीवे हैव अ ग्रेट वीकेंड, वी विल सी यू मंडे इंशाल्लाह। मस्कीटो रिपेलेंट लोशंस, हाँ वही वाला। बाय।